सफेद पोश चेहरे, दाग बड़े गहरे, मीठी बोली और नियत काली। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जल्द तोड़ेंगे नेताओं का भ्रष्टाचार। इंतजार कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल रेटिंग एक बार फिर से पूरी दुनिया में डंका बजा है और पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माने गए हैं। ग्लोबल सर्वे में जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को पछाड़कर पीएम मोदी ने यह मुकाम हासिल किया है और एक बार फिर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर डंका बजा है। यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे लोकप्रिय नेता अगर किसी को कहा जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी पहले पायदान पर काबिज है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ये ग्लोबल सर्वे करती है और 71% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी इस वक्त टॉप पर हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस पायदान में रखा गया है। तो देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा 71% के साथ नंबर 1 पर पायदान पर हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं जो 66% के साथ दूसरे पायदान पर हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% के साथ नंबर 1 पर हैं। और इसके साथ ही मारियो ड्रैगी इटली के प्रधानमंत्री हैं और ये 60% के साथ इस रेटिंग में तीसरे पायदान पर हैं। इसके साथ ही ये लिस्ट और ज्यादा लंबी है। चौथे नंबर पर अगर देखें तो फूमियो किशिदा ये जापान के प्रधानमंत्री हैं और 48% के साथ ये चौथे पायदान पर हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओलाफ स्कोल्जो जर्मन चांसलर हैं, 44% के साथ ये इस लिस्ट में 5वें पायदान पर आते हैं। लेकिन पहले पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके बाद जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 43% के साथ ये 6वें पायदान पर इस लिस्ट में आते हैं। ग्लोबल लीडर्स की ये लिस्ट है और कौन किस पायदान पर है ये टाइम्स नाउ नव भारत आपको बता रहा है। जो बाइडेन के बाद जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं 43% के साथ 7वें नंबर पर ग्लोबल लीडर्स के पायदान की लिस्ट जो है उसमें ये आते हैं। और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री 41% के साथ 8वें नंबर पर इस लिस्ट में है ग्लोबल लीडर्स की स्कॉट मॉरिसन। और इसके साथ ही अगर 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर आता है नाम पेड्रो सांचेज का जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री हैं और 40% के साथ ग्लोबल लीडर्स इंडेक्स में ये 8वें नंबर पर आते हैं। और मून जेइन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति 38% के साथ ये उसके बाद वाले पायदान पर आते हैं। और जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति ये 37% के साथ 10वें नंबर पर आते हैं। तो ये वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जो आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इमानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति ये 11वें नंबर पर आते हैं, 12वें नंबर पर आते हैं। और इसके साथ ही अगर 13वें नंबर की बात की जाए तो 26% के साथ बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ये 26% के साथ 12वें नंबर पर आते हैं। आप 13वें नंबर पर आते हैं। तो ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा है। नंबर 1 लिस्ट पर है 71% के साथ इस पायदान पर नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं टाइम्स टॉप 100 का। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर्वे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71%। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने टॉप लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग ट्रैक की। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का करेंगे उद्घाटन। 30 करोड़ रुपए से अधिक लागत में बनाया गया सोमनाथ मंदिर का सर्किट हाउस। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित करेंगे।
आज से नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट पर हमेशा के लिए बुझ जाएगी मशाल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी कर सकती है तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट। टाइम्स नाउ भारत के पास संभावित प्रत्याशियों के नाम। आज आगरा दौरे पर जेपी नड्डा, दौरे पर 40 विधानसभा के नेताओं से करेंगे मुलाकात। पश्चिम क्षेत्र के उम्मीदवारों को लेकर करेंगे चर्चा। यूपी बरेली चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैसी कमर, जेपी नड्डा आज बरेली में घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार करेंगे। 22 जनवरी को मथुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 23 जनवरी को मेरठ में कई विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नेताओं के संपर्क में। आज यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान, पार्टी का गढ़ रही है करहल विधानसभा सीट। अखिलेश की सीट को लेकर बीजेपी का हमला, केशव मौर्य ने कहा करहल समेत सभी सीट पर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक अखिलेश पर हमला, कहा अखिलेश यादव करहल से चुनाव हारेंगे। अखिलेश यादव से इमरान मसूद की मुलाकात, समाजवादी पार्टी ने फोटो ट्वीट कर कही इमरान मसूद ने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस विधायक अली यूसुफ ने अखिलेश यादव को बताया मुस्लिम विरोधी, प्रियंका गांधी से माफी मांगी। अवतार भड़ाना ने चुनाव लड़ने को लेकर यू टर्न लिया, ट्वीट कर कहा तबीयत ठीक है, जेवर से चुनाव लड़ूंगा, आरएलडी ने टिकट दिया। रटी हुई स्पीच भी भूली आगरा की कांग्रेस प्रत्याशी शिवानी बघेल, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत तक याद नहीं। कांग्रेस नेता तौकीर रजा की बहू निदा खान ने ससुर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, का बीजेपी की वजह से जिंदा हूं। आज त्रिपुरा का 50वां स्थापना दिवस, गृह मंत्री अमित शाह समारोह को करेंगे संबोधित। अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर छापेमारी को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, रेड के जरिए चन्नी को बदनाम करने की साजिश बताया। चुनाव आयोग से मिलने के बाद रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा आयोग ने अपने स्तर पर मामले की जानकारी लेकर सुनवाई का भरोसा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय को दिया मिलने का समय, किसानों के मुद्दे को लेकर आज होगी मुलाकात। गोवा में एक और बीजेपी के विधायक का इस्तीफा, इसीडोर फर्नांडिस ने उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम ना होने की वजह से इस्तीफा दिया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी की 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा शराब सस्ती या महंगी, कम सेवन औषधि समान, ज्यादा पीना जहर जैसा। आज से 4 दिन के लखीमपुर दौरे पर किसान पीड़ित किसानों के परिवार से मुलाकात करेंगे, राकेश टिकैत ने दी जानकारी। कोरोना वायरस से जूझ रही लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी, आईसीयू में है भर्ती, डॉक्टर ने अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की अपील की। केंद्र ने जारी की कोरोना से हाई रिस्क वाले राज्यों की सूची, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई। कोरोना वैक्सीन न लगवाने की सजा, एसडीएम ने सहारनपुर के चकवाली गांव को सील किया, वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर ही जा पाएंगे गांव से बाहर। कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर आईपीएल को भारत से बाहर ले जाने की बीसीसीआई की योजना, दक्षिण अफ्रीका या श्रीलंका में खेला जा सकता है आईपीएल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए केस, महामारी से 491 की मौत। कोरोना के साथ ही ओमाइक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी, अब तक देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 12,306 नए मामले, 43 मरीजों की हुई मौत, पॉजिटिविटी रेट में मामूली कमी। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में आरटी-पीसीआर का रेट 300 रुपए किया गया। दिल्ली में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रेट 100 रुपए किया गया, साथ ही होम कलेक्शन का रेट 500 रुपए निर्धारित किया गया। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,387 नए केस दर्ज किए गए, कोरोना से एक दिन में 309 की मौत। केरल में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज का बयान, कहा कोरोना की लहर पिछली लहरों से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। केरल में कोरोना के साथ ओमाइक्रॉन की भी बढ़ोतरी, एक दिन में 62 नए ओमाइक्रॉन के मामले। केरल में कोरोना को आंकड़ों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला, 23 जनवरी से 30 जनवरी तक लॉकडाउन, शादी समारोह और सामूहिक कार्यक्रम में 50 से 20 लोगों की अनुमति। महाराष्ट्र में एक दिन में 46,197 नए कोविड के मामले, कोरोना से 37 लोगों की मौत, राज्य में ओमाइक्रॉन के 125 मामले। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,708 नए मामले सामने आए, एक दिन में कोरोना से 12 की मौत।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार के स्कूल खोलने की अनुमति दी। स्कूलों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। 20 जनवरी तक 63% स्वास्थ्यकर्मियों और 58% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज दी गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,554 नए मामले सामने आए। एक दिन में 19,328 लोगों की कोविड से रिकवरी हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 10,959 नए केस, कोरोना से एक दिन में 37 की मौत। गुजरात में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 24,485 नए मामले सामने आए। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। बिहार में एक दिन में 3,475 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 26,000 के पार। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,615 नए मामले, 3,674 मरीज ठीक हुए। असम में पिछले 24 घंटे में 7,929 नए कोविड मामले सामने आए। एक दिन में 12 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 28,561 केस दर्ज हुए। राज्य में कोविड से 39 मरीजों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 2,368 नए मामले सामने आए। वहीं राज्य में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 4,818 नए मामले सामने आए। राज्य में एक दिन में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। एक दिन में कोरोना की 5,992 मामले सामने आए। कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार का फैसला। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध। कर्नाटक में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में राज्य में कोविड के 47,754 नए मामले। एक दिन में गोवा में कोरोना के 3,390 नए केस दर्ज किए गए। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 22,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर बच्चों से जुड़ी गाइडलाइन जारी की। 18 वर्ष से कम उम्र के एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रेप पीड़िता के भाई की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश। आरोपियों के लिए फांसी की मांग। दिल्ली के सुल्तानपुर में रेप पीड़िता के भाई की हत्या के मामले में तनाव बढ़ा। पुलिस ने पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिहार के सारण में जहरीली शराब को लेकर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार में फिर देखी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली। अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत के बाद एम्बुलेंस न मिलने से मृत पत्नी का शव कंधे पर लाद कर ले जाता दिखा युवक। हेड स्पीच मामले में हरिद्वार कोर्ट ने यति नरसिंहानंद की जमानत याचिका खारिज की। स्ट्रेचर न होने की वजह से कंधे पर लाद कर 2 किलोमीटर चलकर एम्बुलेंस चालक ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। ओडिशा के गाजापट्टी का मामला। दिल्ली दंगा मामले में पहली सजा। दिनेश यादव को घर को जलाने के मामले में 5 साल की सजा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई सजा। बोलीबाई ऐप मामले में एक और गिरफ्तारी। ओडिशा के झारसुगुड़ा से साइबर क्राइम ब्रांच ने एक युवक को पकड़ा। गोरेगांव रंगदारी मामले में परमवीर सिंह के से आरोपी विनय सिंह को सेशन कोर्ट से जमानत। सायना नेहवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पड़ी अभिनेता सिद्धार्थ को भारी। चेन्नई पुलिस ने भेजा समन। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से पुलिस ने 47 किलो 48 ग्राम पेंगोलिन जब्त किया। 3 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में अलग अलग राज्यों में जाकर डकैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। चेकिंग के दौरान 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 20 बाइक, 315 पिस्तौल और कारतूस बरामद। अयोध्या में 45,000 चोरी कर भाग रहे लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा। 2 शातिर टप्पेबाज समेत लुटेरे गिरफ्तार। मुरादाबाद में ज्वेलरी शॉप में लूट का विरोध करने पर दुकान के मालिक को मारी गोली। 1 बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा के अंबाला में दिन दहाड़े बदमाशों ने कार सवार 2 लोगों को मारी गोली। 1 की मौत, 1 घायल। दिल्ली में चोरों का आतंक। अमर कॉलोनी के मंदिर में 10 लाख के मुकुट चोरी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों के पास से 25 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। सोना सेमी लिक्विड फॉर्मेट में मिला। मुंबई कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी। 45 लाख रुपए की 450 ग्राम हेरोइन बरामद की। अमृतसर में बीएसएफ ने 7.5 किलो हेरोइन सीज की। हेरोइन ड्रोन से गिराई गई थी। पिछले 1 हफ्ते में ये 4थी बार हेरोइन पकड़ी है। सीआईडी के जयपुर के चौमू थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। 1 तस्कर गिरफ्तार। 5 किलो मादक पदार्थ बरामद। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केपी अनबलगन ने घर पर टीवी एसी का छापा। आय से अधिक संपत्ति का मामला। नए संसद भवन के निर्माण की लागत में हो सकती है 200 करोड़ रुपए की वृद्धि। अक्टूबर 2022 तक पूरा होगा काम। अरुणाचल में 17 साल के बच्चे के अपहरण पर चीन का बयान। कहा, हमें किसी युवक के अपहरण की जानकारी नहीं। भारत ने बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया।
अबू धाबी ब्लास्ट में मारे गए 2 भारतीयों की अस्थियों को भारत में लाने की प्रक्रिया पूरी। आज सुबह अवशेषों को अमृतसर लाया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त ब्लास्ट, 4 की मौत, 20 घायल। खबरों के मुताबिक टाइम बम का किया गया इस्तेमाल। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लाहौर विस्फोट में जान गंवाने वालों पर खेद व्यक्त किया। सीरिया के उत्तरी शहर में रॉकेट हमले में 6 की मौत, 12 से ज्यादा घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पुतिन को कड़ी चेतावनी का, यूक्रेन पर हमला किया तो बर्बाद हो जाएगा रूस। यूक्रेन पर रूस के हमले पर अमेरिका देगा यूक्रेन के साथ। बाइडेन ने कहा, हम यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजेंगे। तालिबान ने काबुल में महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने ड्रम बजाकर विरोध जताया। फ्रांस में कोरोना के नियमों में बदलाव को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, लगभग 200 शिक्षकों ने सड़कों पर निकलकर जताया विरोध। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सड़कों पर गाड़ियों में राख में ढकी दिखी, अब तक 3 लोगों की मौत। पेरू ने तेल रिसाव को लेकर सबसे खराब इकोलॉजिकल डिजास्टर बताया, स्थानीय लोगों का तेल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लेबनान में भारी बर्फबारी से कई शहर पूरी तरह से जम गए हैं, सड़कें जमने से लोगों को दिक्कत हो रही है। चेक रिपब्लिक में भारी बर्फबारी, बर्फीली हवाओं के कारण कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त। चेक आज से वनडे सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला, पाल के पोलैंड पार्क में होगा मैच। 1 मैच हार चुकी है टीम इंडिया। पश्चिमी यूपी में पहले फेज का चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज अमित शाह मेरठ का तो नड्डा आगरा में दौरा करने जा रहे हैं। यूपी का चुनावी माहौल गरमाने के लिए अब बीजेपी के तमाम हैवीवेट चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में डेरा डालेंगे। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई और नाम भी शामिल है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरठ के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत चुनावी हैट्रिक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 2022 में चौथी बार कमल खिलाने के लिए अपने चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतार रही है। वेस्ट यूपी में टिकट नहीं मिलने से खफा अपनों को मनाकर अमित शाह फतह की रणनीति बनाने के काम में जुटेंगे। आज मेरठ में शाह बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बैठक कर जीत के मंत्र देंगे। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 59 नाम है और 10 सिटिंग एमएलएस का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की गुरुवार को पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहली लिस्ट की घोषणा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में की। बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से ही लड़ाने का फैसला लिया है। सीएम धामी का दावा है कि प्रदेश में इस बार बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में इस बार 15 ब्राह्मण और 3 बनिया उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की पहली सूची में 10% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 10 सीटों पर नए उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और धामी सरकार में मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट और मसूरी से गणेश जोशी को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि इस विधानसभा चुनाव वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को अखिलेश यादव ने चुना है और बताया जाता है कि इस सीट पर लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का इस सीट से करीबी जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से ही शिक्षा ग्रहण की थी और वो यहाँ पे शिक्षक भी रहे थे। करहल मुलायम सिंह के गांव सैफई से वह 4 किलोमीटर की दूरी पर है। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में एसपी ने
सोबरन सिंह यादव पर भरोसा जताया था। सोबरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के रामासाक्य को 40,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। अब तक अखिलेश यादव के आजमगढ़ के गुन्नौर से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन गुरुवार को मैनपुरी जिले से एसपी संगठन के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को तोहफा देने वाले हैं। पहली ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से बने सर्किट हाउस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को तोहफा देने वाले हैं। पीएम सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए सर्किट हाउस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल है। कमरों की बनावट ऐसी है कि यहीं से लोग समंदर का नजारा भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में नए सर्किट हाउस की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि मौजूदा सरकारी सुविधाएं मंदिर से काफी दूरी पर थी। सोमनाथ मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। ये गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। चीन पर भारतीय युवक के अपहरण करने का आरोप लगा है और यह आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने इसे तुरंत सियासी रंग भी दे दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय युवक के अपहरण के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस मामले पर गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों पर एक भारतीय युवक को अपहरण करने का आरोप लगा है। इसका खुलासा सांसद तापिर गाओ ने किया है। साथ ही पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से रिहाई की गुहार भी लगाई है। घटना अपर सियांग जिले की बताई गई है, जहां चीन ने 2018 में 3-4 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। आरोप है कि वहीं से 17 साल के स्थानीय युवक का अपहरण किया गया है। युवक के बाकी दोस्त भागने में सफल रहे। उन्होंने घटना की सूचना अधिकारियों को दी और मामला अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद तापिर गाओ के संज्ञान में लाने का काम किया। तो वहीं 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस बार यह बताया जा रहा है कि आधे घंटे की देरी से परेड की शुरुआत होगी। कोरोना की वजह से परेड में महज 24,000 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। इनमें से 19,000 गेस्ट होंगे और 5,000 आम लोग। 26 जनवरी को राजपथ पर हर साल की तरह इस साल भी सेना और जवानों का शौर्य लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। कड़ाके की ठंड में भी हमारे जवान 26 जनवरी को अपना शौर्य दिखाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। राजपथ पर रिहर्सल की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर आप हम सभी गर्व महसूस करेंगे। इस बार आईटीबीपी के जवान 26 जनवरी को अपने डेयर डेविल बाइक यूनिट के जरिए जाबाजी का प्रदर्शन करेंगे। आईटीबीपी के जवान इस बार बाइक पर 10 तरह के फॉर्मेशन को लोगों के सामने पेश करेंगे। दरअसल फॉर्मेशन शौर्य और जाबाजी से भरा होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार गणतंत्र दिवस के पहले से ही काफी खास रहने वाला है। एक तरफ सेना के वीर जवान 26 जनवरी की परेड की तैयारियों में जुटे हैं, वही बच्चे भी पीछे नहीं हैं। राजपथ पर अपनी कला और कौशल को दिखाने के लिए वो भी ठंड के बीच अपनी तैयारियां कर रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को तोहफा देने वाले हैं। पीएम सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए सर्किट हाउस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे।
सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस सर्किट हाउस में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल है। कमरों की बनावट ऐसी है कि यहीं से लोग समंदर का नजारा भी देख सकते हैं। ये गुजरात के वेरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। मंदिर के शिखर पर रखे हुए कलश का वजन करीब 10 टन है। सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भी ये शिवलिंग मौजूद था। ऋग्वेद में भी इसके महत्व के बारे में बताया गया है। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के नेताओं की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर एक ताजा सर्वे कर नेताओं की लोकप्रियता का पता लगाया है। नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पर आए हुए हैं। इसमें मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 71% है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी नेताओं और देश के नेताओं की रेटिंग पर नजर रख रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय युवक के अपहरण के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस मामले पर गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोम के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों पर एक भारतीय युवक को अपहरण करने का आरोप लगा है। इसका खुलासा सांसद तापिर गाओ ने किया है। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति की मशाल अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आज एक कार्यक्रम में अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मिलाया जाएगा। ये देश का इकलौता ऐसा मेमोरियल है जहां ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों के नाम एक छत के नीचे हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहले विश्व युद्ध में और अफगान कैंपेन के दौरान शहीद हुए करीब 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनाया था, जिसके बाद 1971 युद्ध में शहीद सैनिकों के सम्मान में इसमें मशाल अमर जवान ज्योति जलाई गई। कोरोना की वजह से परेड में महज 24,000 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। इनमें से 19,000 गेस्ट होंगे और 5,000 आम लोग। 26 जनवरी को राजपथ पर हर साल की तरह इस साल भी सेना और जवानों का शौर्य लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। कड़ाके की ठंड में भी हमारे जवान 26 जनवरी को अपना शौर्य दिखाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस बार आईटीबीपी के जवान 26 जनवरी को अपने डेयर डेविल बाइक यूनिट के जरिए जाबाजी का प्रदर्शन करेंगे। आईटीबीपी के जवान इस बार बाइक पर 10 तरह के फॉर्मेशन को लोगों के सामने पेश करेंगे। और अब देखिए कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। जानिए किस शहर में क्या है कोरोना का अपडेट, कहां बढ़ रहे हैं और कहां घट रहे हैं मामले। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले में भी तेजी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी से 491 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक देश में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर में मौतें दूसरी लहर के मुकाबले काफी कम हुई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस इस समय सबसे ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 12,306 नए मामले सामने आए हैं,
जबकि वायरस से 43 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े ने दिल्ली में टेंशन बढ़ा दी है। 10 जून 2021 के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। सिर्फ 5 दिनों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से 180 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 18 दिन में कोरोना संक्रमित रोगियों की अस्पतालों में संख्या 12 गुना बढ़ी है, जबकि वेंटिलेटर 46 गुना अधिक बने हैं। इन सब के बावजूद हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि जितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं उस मुकाबले में अस्पताल में काफी कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों में हल्के लक्षण हैं और घर पर ही इलाज कर सही हो जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों और लैब में होने वाले कोविड टेस्ट की कीमतें भी घटा दी है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,197 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,708 नए मामले की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23.5% है, लेकिन रायगढ़, पुणे, नासिक, नांदेड़ जैसे जिलों में पॉजिटिविटी रेट बहुत अधिक है। बीते 24 घंटों में पुणे में 12,633 नए संक्रमित पाए गए। महामारी की तीसरी लहर में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से स्कूल फिर से खुल जाएंगे। महाराष्ट्र की मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 24 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस के लिए 1ली से 9वीं तक के स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। सहारनपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रहे उछाल के मद्देनजर अफसरों ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। रामपुर मनिहारन के गांव चकवाली में ग्रामीणों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कराने में रुचि न लेने पर एसडीएम ने गांव की बैरिकेडिंग करा हुए इस पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। वैक्सीनेशन कार्ड दिखाने पर ही गाँव से बाहर आया या फिर जाया जा सकेगा। उप जिलाधिकारी ने जाँच में पाया है कि गाँव में वैक्सीन लेने वालों की संख्या नाम मात्र है। गाँव से बाहर आने जाने वालों को वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जल्द ठीक होने के लिए देश में पूजा अर्चना का दौर जारी है। पिछले 2 हफ्तों से वो अस्पताल में भर्ती है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो लता जी को अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें लिक्विड की जगह ठोस आहार देना भी शुरू कर दिया गया है। डॉक्टरों की माने तो अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। लता जी की ज्यादा उम्र के चलते डॉक्टर ये अश्योर करना चाहते हैं कि घर जाने से पहले वो पूरी तरह स्वस्थ हों। फिलहाल उन्हें आईसीयू में ही रखा गया है। और आइए अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ है। यहाँ दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी गई। ज्वेलरी शॉप मालिक का नाम राकेश सोनी बताया जा रहा है। वारदात राजधानी के राजीव नगर की है। गोली लगने से राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग करते हुए बदमाश दुकान से फरार हो गए। जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग की उस वक्त दुकान पर कई ग्राहक भी मौजूद थे। हमला करने आए बदमाश नकाब पहने हुए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी है। वही विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र के सतारा से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर वन विभाग की एक महिला अधिकारी को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। महिला अधिकारी से मारपीट का आरोप इलाके के सरपंच और उसकी पत्नी पर लगा है। महिला आयोग के बाद राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मामले में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। बीजेपी सांसद ने यहां अपने एक बयान में शराब को कम मात्रा में लेने पर औषधि की तरह काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में शराब औषधि का काम करती है और असीमित मात्रा में जहर की तरह होती है। साध्वी प्रज्ञा के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है और वायरल भी हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का समर्थन भी किया है।
अब बात करते हैं बड़ी खबर की। 2022 T20 विश्व कप के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला कब होगा, तो उनको ये जानना बेहद जरूरी है कि 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 मुकाबला होगा। अक्टूबर नवंबर में ये T20 विश्व कप होगा। 13 नवंबर को T20 विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, T20 विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और यहां वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे टाइम्स नाउ भारत के साथ।